हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में आज देखिए। आज का हमारा जो लेसन है ग्रेविटेशन है। पहले देखते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन जो होता है ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट्स दैट बाइंड us with the earth, that bind us with the earth, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इसका वन लाइन डेफिनेशन हो गया। ग्रेविटेशन क्या होता है जो कि हमें पृथ्वी से बाइंड करती है, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, हमारा ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ हो गया। अब ग्रेविटेशन के अलावा इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन क्या है? ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन क्या होता है कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो इसलिए हम पृथ्वी पर खड़े हैं। जैसे एक आदमी है, एक सरफेस पे खड़ा है तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, और आदमी पुल कर रहा है पृथ्वी पुल कर रहा है आदमी को। ठीक है, तो वहाँ ग्रेविटेशन होता है। अब ग्रेविटेशन के कई सारे एप्लीकेशन, जैसे हमारे प्लेनेट जो होते हैं, प्लेनेट का जो अराउंड मूव करते हैं प्लेनेट टू प्लेनेट, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। जैसे अर्थ, सन, मून, तीनों जो टाइड्स होते हैं एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए वो एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं। प्लेनेट जो होते हैं एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं। अब इसका हम एक लॉ होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, इसको बारे में देख लेते हैं। न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या था? एक हाइपोथेसिस थी न्यूटन की। न्यूटन ने जब देखा कि एप्पल जो है फॉल कर रही अर्थ की तरफ, उनके सर पे लगा था, तो उसने सोचा कि हर चीज नीचे क्यों गिरती है। तो उस दिमाग में क्वेश्चन आया, हर चीज नीचे क्यों गिरती, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसके पीछे एक साइंस होता है। तो उन्होंने एक लॉ दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ स्टेट दैट the gravitation force any two object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance of the two object। जैसे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमारा कैपिटल है, स्मॉल है। तो इसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ये हमेशा पुल फोर्स होता है। क्या करता है, एक दूसरे को पुल करते हैं, एवरी पार्टिकल एक दूसरे को पुल करते हैं, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यहाँ पे जो फार्मूला आया था Fm फोर्स Fg इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास कैपिटल M स्मॉल m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाएंगे। F इक्वल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो हमने प्रोपोर्शनल को यहाँ पे हटाया क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, तो प्रोपोर्शनल रिलेशन को जैसे ही हटाया यहाँ इक्वेशन इक्वल आ गया और एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में होता है। और कैपिटल G का वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ये इसकी वैल्यू होती है, -11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का।
यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट जो होता है कैपिटल जी, यहां से हम ट्रांसफर करेंगे तो एफ आर स्क्वायर, एफ जी आर स्क्वायर, ठीक है, एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिवाइड बाई कैपिटल एम स्मॉल एम। एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, कोई भी फोर्स है न्यूटन होगा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे नॉर्मल फोर्स हो, न्यूटन होता है। इसका मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई के जी स्क्वायर, ये हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है। अब हम देखते हैं और एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जो हम क्यों पृथ्वी की तरफ ही करती, पृथ्वी को हम क्यों नहीं पुल करते हैं, पृथ्वी हमें ही क्यों पुल करती है, सारी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ एक्सीलरेट क्यों होते हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, इसका हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फोर्स होता है एफ, न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ जो होता है एम इंटू ए होता है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, यानी जितना ज्यादा मास होगा एक्सीलरेशन उतना कम होगा, तो जितना कम मास होगा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो हमारा मास क्या होता है, कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, तो मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, तभी हमारा हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करते हुए गिरते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे आती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कैपिटल एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन देखते हैं। अभी हमने देखा कि एफ सी जो होता है, एफ सी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, बाई मोशन ऑफ न्यूटन सेकंड, बाई न्यूटन सेकंड एम ए होता है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ जी लग रहा है, एम, तो एक्सीलरेशन क्या है जी, तो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। तो यहाँ एफ जी का मैं वैल्यू रख देता हूँ, हमने कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं स्मॉल जी जो है ये मास पे, ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट हो ये किस पे आप मास पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिराएं यहाँ पे, या एक बड़ा ऑब्जेक्ट है सपोज 9.8 से वो एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्मॉल जी नहीं है, यहाँ कैपिटल एम है। कैपिटल एम जो है बड़े वाला मास, बड़ा वाला मास पे अफेक्ट करता है, इस मास छोटे वाले मास पे अफेक्ट नहीं करता है। तो हमारा जो कैपिटल जी होता है सबके लिए सेम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैपिटल जी कैसे चेंज होता है, कैपिटल जी ये मास और डिस्टेंस, अगर प्लेनेट से अर्थ से प्लेनेट किसी दूसरी जगह पे हमें स्मॉल जी ग्रेविटी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जब बड़ा होगा तो ग्रेविटी कम होगा, डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगा, ठीक है, ग्रेविटी तुरंत कम हो जाएगा। ये जब बड़ा होगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगा, ये जब कम होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगा। और मास पे डिपेंड करता है जो कि अर्थ का मास होता है। तो इसको हम कैलकुलेट अगर किए होंगे स्मॉल जी को, तो हमारे लिए आता है स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, लॉज ऑफ मोशन। जैसे ग्रेविटी से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और हमारा ग्रेविटी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस समय हमारा u क्या होगा, u इज इक्वल टू v प्लस ए टी होता है बाय द लॉज ऑफ मोशन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ug इज इक्वल टू dg, एक माइ दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस हो जाएगा g की तरफ, ऐसे h इज इक्वल टू UGT प्लस हाफ GT स्क्वायर। कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता है हमारा, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन बनते हैं। एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस तरह सिंपल लॉज होते हैं जो हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है। मास क्या होता है, मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ, पहले इसको हम जो हमारा मेन डेफिनेशन होता है मास की, मास क्या कहता है, मेजर, SURE। मास क्या करता है, मेजर करता है इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को मेजर करता है। यानी मास जो होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर व्हिच कंटेन इनसाइड इट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, जितना मैटर हम अपने अंदर कंटेन किए हो उसको मास कहते हैं। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हमको अट्रैक्ट करता है, जो कि मतलब उसके इक्वल होता है, Fg इज इक्वल टू mg, हमारा वेट होता है। मास में अगर हम ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट होगा, ठीक है। तो वेट क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वेट होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लगता है उसी को हम वेट कह देते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है मास, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है। मास की डायरेक्शन क्या होती है, वेट की डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन निश्चित है। और इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। मास की यूनिट केजी, ठीक है, ऐसा यूनिट। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि अभी फोर्स है, फोर्स के ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, मास क्या होता है। मास हर जगह सेम होता है थ्रू दी इनवर्स। मास जो होता है इनवर्स में हर जगह सेम होता है। वेट क्या होता है, वेट जो होता है इस मास जी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हम अगर कहीं किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं तो हमारा वेट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम हमारा वेट अर्थ पर कितना है, मान लेते हैं, हाँ 42 kg है, ठीक है, अर्थ पर BE, तो इसका वेट मून पे कितना होगा, एक रिलेशन होता है अर्थ मून के बीच में, इसके बारे में समझ लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, वेट ऑफ अर्थ 1/6 वेट ऑफ मून। मून पे क्या होगा, 1/6
टाइम वेट ऑफ अर्थ, न्यूमेरिकल आ जाते हैं इससे। यानी अगर अर्थ पर हमारा 42 kg है तो मून पे कितना होगा, तो 1/6 गुणे 46, 42 kg यानी 7 kg होगा। 7 kg हमारा मून पे होगा वेट जो होगा, ठीक है। तो मून पे हमारा क्या वेट होगा, 7 kg। और इसका चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि प्रेशर के बारे में होता है। व्हाट इज प्रेशर? इसमें एक चीज है प्रेशर, उसके बाद एक आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, उसके बारे में देखते हैं पहले। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट का नाम सुना होगा आपने। यानी अगर हम किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। यानी सीधे, जैसे ब्लैकबोर्ड सीधे फोर्स लगाए, ये क्या है? थ्रस्ट है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, आपने पढ़ा होगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया ज्यादा सही, ज्यादा एक्यूरेट होता है। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट, फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी प्रेशर क्या होता है? अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे साइकिल का जो टायर होता है वो पतला होता है, जबकि ट्रक का जो टायर होता है मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स, प्रेशर को कम किया जाए। अगर देखो, जो ट्रक होता है उसकी वेट ज्यादा होती है, तो उसका प्रेशर झेलने के लिए हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं। टायर की एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे उसकी अलग अलग डिफरेंट के, अगर हम पतला ही कर दें, मान लो ट्रक का जो टायर होता है उसको पतला कर दें, जब पतला कर देंगे तो क्या होगा, उसको प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम अलग अलग प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं। साइकिल का प्रेशर कम होता है, वेट कम होता है, तो पतला बना देते हैं, प्रेशर उतना सहले, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ये तो सॉलिड की बात हो गई। लिक्विड भी प्रेशर का, लिक्विड में भी प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है लिक्विड में? जैसे हमारा एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर भरा है, ठीक है। अगर इसमें हमें एक बड़ा सा होल कर देते हैं, ठीक है, तो जो वाटर होता है डिप नहीं करता, वो जेट की समान ऐसे निकलता है, जू टाइप, फू, मतलब ऐसे ही निकलता रहता है। मतलब एक स्पीड जेट जैसे निकलती है। जेट मतलब एक प्रेशर से निकलता है पानी थोड़ी दूर पे गिरेगा, डिप नहीं होती, उसी जगह पे नहीं गिरती। ऐसा क्यों होता है? इससे पता चलता है कि जो वाटर होता है इसके सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, और जैसे ही उसको होल मिलता है तो फुल प्रेशर के साथ बाहर आता है, ठीक है। तो जो वाटर होता है सारे डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सारे इक्वल फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया कि जो वाटर होता है एवरी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है। अब हम अगला पढ़ते हैं अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। बॉयंट फोर्स क्या होता है? जैसे हमारा एक टब है, ठीक है, इसमें कोई वाटर भरा है, एक फ्लोट कब करती है? फ्लोट कब करेगी? अगर हम कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इसमें हम डुबो रहे हैं, तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसी के बराबर अमाउंट ऑफ जितना वेट वाटर का वो हटाएगा, उतने ही वाटर क्या करेगा, उतने ही फोर्स लगाएगा, उतनी ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा। इसको बायोट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोट फोर्स।
अगर वो फोर्स कम लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, अगर वो फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। तो हमारा मेन सिद्धांत क्या होता है कि हम एरिया ज़्यादा लें, एरिया अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा वाटर को हम डिस्प्लेस करेंगे, और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा तो हमारा बॉइंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉइंट फोर्स को ज़्यादा करने के लिए देखा होगा आपने शिप वगैरह वाटर में फ्लोट करती है, कैसे फ्लोट करती है, इसके लिए हमारे आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज ने क्या कहा, आर्किमिडीज ने कहा कि अगर हम क्या करें, कोई जैसे कितना हमें इतना पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट और बॉइंट फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, अगर ये रिलेशन मुझे पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो हमने एक सिद्धांत निकाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या था, उसने बताया कि जो फोर्स है, अब बाइंड फोर्स बी बोल दे रहे हैं, वो इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, amount of weight displaced by water by the object, जितना वेट डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल होगा बॉइंट फोर्स। यही जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। देखा, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपने सीडी की डिस्क देखी होगी, सीडी वाली डिस्क, अगर मैं उसको इस तरह से, कोई सीडी का डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, अगर मैं उसको सीधा ऐसे गिरा देता हूँ, इधर इसकी सरफेस नहीं गया, इस तरह सीधे ऐसे गिरा देता हूँ तो ये डूब जाएगी। लेकिन हम इसको अगर ऐसे कर दें, इसको ऐसे ना गिरा के ऐसे गिराएं तो ये नहीं डूबेगी, फ्लोट करेगी। तो इसका एरिया बढ़ गया, पहले इतनी एरिया का कवर कर रहा था, अभी पूरी एरिया कवर कर रहा है। जब इसका एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा डिस्प्लेस वाटर करेगी और इसका जो अपथ्रस्ट बाइंड फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए तो फ्लोट करेगी। और आगे का लेक्चर आप देखिए, ग्रेविटेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।